गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड दो होमवर्क आपके लिए दिए थे, आपने दोनों होमवर्क किए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। इफ P1 इज इक्वल टू 52 एंड P2 इज इक्वल टू 60, Q1 is equal to 1820, Q2 is equal to 910 units, elasticity is equal to क्वेश्चन मार्क। कौन सा मेथड यूज किया आपने? पॉइंट आर्क मेथड यूज किया। कौन से लॉजिक से आर्क मेथड यूज होता है? चेंज ज्यादा होता है ना, तो आर्क मेथड यूज होता है। यहां पर देख लीजिए 1820 से 910 क्वांटिटी हाफ हो गई है, 50% चेंज है, तो ऑब्वियसली हमने यूज करना चाहिए था आर्क इलास्टिसिटी। ईपी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इनटू डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना है? 910। डिफरेंस इन प्राइस कितना है? 8, एंड योर आंसर कम्स टू 4.667। ठीक है, टाइम्स विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी? रिलेटिवली इलास्टिक, बिकॉज ई का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है। एनी डाउट? कोई शक? पक्का समझ रहे अच्छे से? सबके आंसर्स करेक्ट है? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क था। इफ P1 is equal to 25, P2 is equal to 18, Q1 1 lakh units and Q2 1,81,000 units, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे केस में आप जो सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, इसमें वापस से आर्क मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि 81,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 1 लाख इज 81%, तो 81% ऑब्वियसली 20 से ज्यादा है, आर्क यूज होगा। आर्क का फॉर्मूला था प्राइस प्लस प्राइस, 25 प्लस 18 कितना होता है? 43 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इज 281 into difference in quantity is 81,000 and difference in price is 7. Your answer comes to 1.77। ठीक है, फिर से टाइप कौन सा आएगा? रिलेटिवली इलास्टिक। जनरली आर्क इलास्टिसिटी में रिलेटिवली इलास्टिक आता है, पॉइंट में रिलेटिवली इनइलास्टिक आता है, बट वो रूल नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन है। चेंज कम रहता है ना, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू भी कम आता है। ठीक बात? सबको समझा अच्छे से? यहां तक कोई डाउट? तो हमने इलास्टिसिटी के अंदर क्या क्या कवर किया अभी तक? पॉइंट मेथड में percentage change in a quantity demanded upon percentage change in price, lower segment by upper segment, P1 by Q1 into change in quantity upon change in price, and P1 by Q1 into DQ by DP. एंड लास्टली अभी आर्क इलास्टिसिटी में अपन ने देखा P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, राइट? एंड अब हम आउटले मेथड पर जा रहे हैं। आउटले मेथड का समरी याद है क्या आपको? आउटले मेथड का समरी, सर वो क्या था सर? समरी ग्राफ में नहीं था वो, इसको समरी बोलेंगे कि जहां पर प्राइस घट रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, व्हाटएवर, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो आपका ई का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। अगर आपका एक प्राइस बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर कम होता है या प्राइस घटने के बाद आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो इन दोनों केस में ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। प्राइस बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाता है, प्राइस घटने के बाद अगर एक्सपेंडिचर घट जाता है, तो इन दोनों केस में ई का वैल्यू लेस देन 1। क्लियर क्लियर क्लियर? कोई डाउट?
एक्सपेंडिचर की जगह कभी कभी रेवेन्यू वर्ड भी यूज करते वो लोग। रेवेन्यू का लॉजिक क्या है मैंने समझाया आपको? करेक्ट। जो एज ए एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का है वो एज ए रेवेन्यू सेलर का होता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है तो सेलर के एंगल से क्या बुलाएंगे? रेवेन्यू। समझे? तो यहां तक हमने इलास्टिसिटी का सब कुछ कवरेज किया अच्छे से। इलास्टिसिटी की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है जो हम लोग कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस के लिए डील करेंगे। अगर मैं आपको वाई एक्सिस पर प्राइस रखता हूं और आपके एक्स एक्सिस पर टोटल आउटले रखता हूं और अगर ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैं आपको पूछता हूं कि कौन से टाइप का इलास्टिसिटी है बताओ। E is equal to 1। आपके एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, आपका एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी नहीं है, टोटल आउटले है, और आपके वाई एक्सिस पर प्राइस है। इज इक्वल टू 0 1 1 इज इक्वल टू 0। आंसर चेंज। सब लोग से आंसर चाहिए मुझे, बाकी लोग डायग्राम ही नहीं समझा सर। प्राइस है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टोटल आउटले है, थोड़ा सोचिए ना। फिर से चेंज कर दिया तूने। E इज इक्वल टू 1। E is equal to 1 is the correct answer. Very good. 1 2 3 4। E is equal to 1 is absolutely correct answer, my dear friends. ये मेरा प्राइस था, ये मेरा खर्चा हुआ। मेरा प्राइस गिर भी गया तो भी खर्चा तो वही है ना, बढ़ भी गया तो भी खर्चा वही है। प्राइस गिरो या प्राइस बढ़ो खर्चा वही रहेगा, तो इलास्टिसिटी का टाइप E is equal to 1 आएगा। जेपा, तो ये इज इक्वल टू 1 है। व्हाट अबाउट दिस डायग्राम नाउ? E is greater than 1, greater than 1, greater than 1, greater than 1। आपका आंसर? हाँ, क्या पता, सुनाई नहीं दे रहा है। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, पीछे। और मैं आपको क्यों पूछूंगा, तो इसमें से आधे लोगों के पास रीजन है, बचे आधे लोग तो बस इसलिए बोल रहे, बाकी सब लोग बोल रहे। एग्जैक्टली ये प्राइस था, ये एक्सपेंडिचर था। प्राइस घट गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। या रिवर्स सोचो, प्राइस बढ़ा और खर्चा कम हुआ। तो एनीवेज कुछ भी समझ लो आप, अपोजिट डायरेक्शन में ही जाने वाला है ना वो, तो क्या बन जाएगा? E ग्रेटर देन 1। एंड ऑब्वियसली ये क्या रहना चाहिए सर? वही बचा भी है ना, इसलिए मत बोलो, सोच के बोलो। ये प्राइस, ये खर्चा, प्राइस बढ़ा खर्चा भी बढ़ा, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया ना, तो इसीलिए ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा लेस देन 1। समझा? तो स्ट्रेट लाइन मतलब आपका एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं है, इज इक्वल टू 1। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये मैंने आपको डिमांड के वक्त ही बोला था। तो ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब क्या हुआ? प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन, इज ग्रेटर देन 1।
अपवर्ड राइजिंग अगर रहेगा तो से मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपवर्ड राइजिंग है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सपेंडिचर भी जा रहा है, ई विल बी लेस देन 1। समरी के हिसाब से ही बोल रहा हूं मैं, समझा? तो ये आ गया आपके आउटले मेथड के 3 डायग्राम्स। आपको रोज टेक्स्ट बुक इधर लाना है, अगर आप घर पे रखे होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको, टेक्स्ट बुक रोज इधर लाना है आपको। लाइए ना, तो ओपन करो उसको। और यहां पर आ जाइए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके टेक्स्ट बुक में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड नहीं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 26 पेज नंबर मिला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ध्यान से सुनिए। यहां जितनी चीजें आपके आसपास नजर में आ रही है आपको, इन सभी का दाम हम लोग चेंज कर देते 10-10% से। इन सबका डिमांड इक्वली चेंज नहीं होगा। किसी का डिमांड 5% चेंज होगा, किसी का 50% होगा, किसी का 0% होगा। करेक्ट है? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर इन चीजों का इलास्टिसिटी डिपेंड करता है? मतलब इन चीजों का प्राइस बदलने के बाद इनका डिमांड कितना बदलेगा, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहले जो अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था, उसका मीनिंग था कि आपका डिमांड किस चीजों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, किन चीजों की वजह से चेंज होता है। बट यहां पे हम बोल रहे हैं कि प्राइस में बदलाव होने के बाद क्वांटिटी डिमांडेड में कितना बदलाव होगा, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। समझा? आपका प्राइस 10% से चेंज हुआ, आपका क्वांटिटी 20% से चेंज हुआ, क्यों भाई? किस चीज पे डिपेंड था ये? 5% चेंज हुआ, क्यों कम चेंज हुआ? वो किस पर डिपेंडेंट था? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो क्यों हुआ? तो हम लोग देख रहे हैं कौन से फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका प्राइस इलास्टिसिटी अफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला आता है नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है सपोज, जो आपको खरीदना है और उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है सपोज, और उसका दाम बढ़ गया, क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी के डिटरमिनेंट्स बढ़ रहे, तो ऑब्वियसली प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। उसका दाम बढ़ गया, अब आप बोलो उसका डिमांड चेंज होगा क्या ज्यादा? हाँ या ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली हर कोई मजबूरी से उसी को खरीदेगा। समझा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, ये लेक्चर्स लेना है, मेरे पास कैमरा सिर्फ इसी कंपनी का अवेलेबल है और कोई कंपनी कैमरा नहीं बनाती इसके अलावा, तो आप बोलो इसका दाम अगर 100 रुपए से बढ़ जाए तो भी कैमरा तो यही खरीदना पड़ेगा। समझे? 500 रुपए से बढ़ जाए तो भी कैमरा तो यही खरीदना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऑप्शंस जितने कम रहेंगे, उतना उसका डिमांड पे इंपैक्ट भी कम रहेगा। अच्छा, इलास्टिसिटी कम होना मतलब डिमांड कम होना होता है क्या? इलास्टिसिटी कम होना मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी कम रहना मतलब क्या? प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड में कम चेंज होता है। क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनना। प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड में अगर कम चेंज होता है तो उसे हम बुलाते हैं लेसर इलास्टिसिटी। प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड में अगर ज्यादा चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं मोर इलास्टिसिटी। इज एवरीवन क्लियर? सब लोग क्लियर है? तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर सब्सटीट्यूट्स ही कम है तो उसका प्राइस चेंज होने के बाद उसके डिमांड में चेंज कम होगा। और अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के सब्सटीट्यूट्स बहुत अवेलेबल है, जैसे कि ये कैमरे के बहुत से सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, इसके जैसा ही दिखने वाला कोई कैमरा हो सकता है शायद, ब्रांड चेंज, कॉपी तो आजकल डायरेक्ट होता ही है। तो ऐसे सिनेरियो में गाइस, अगर ये कैमरे का प्राइस 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से बढ़ जाए तो ऑब्वियसली इसका ड्रास्टिकली डिमांड घटेगा, क्योंकि लोग स्विच हो जाएंगे दूसरे पे। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग स्विच हो जाएंगे सब्सटीट्यूट गुड्स पर। इसी को हम लोग बोलते थे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते थे? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और ऑटोमेटिकली इसका डिमांड क्या हो जाता था? ड्रास्टिकली कम होता था। अगर डिमांड
चेंज हो रहा है ज्यादा, ड्रास्टिकली कम हो रहा है, तो ये इलास्टिसिटी कैसी है? मोर इलास्टिक है। समझे एवरीवन? नोटबुक लीजिए और यहां पे लिखिए, नोटबुक में लिखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Determinants of price elasticity of demand. Number one, availability of substitutes. Number one is availability of substitutes. और यहां पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट अप पैरो इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी व्हाट? अप पैरो या डाउन एरो? सब्सटीट्यूट्स अगर ज्यादा रहेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब बोलो पहले। डिमांड ज्यादा चेंज होगा, बढ़ेगा कम होगा बोलो ही मत मुझे। इलास्टिसिटी में मुझे ये वर्ड्स ही पसंद नहीं आते। क्या नहीं पसंद आता? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, आई हेट दिस वर्ड्स। चेंज इन डिमांड, आई लव दिस वर्ड। इलास्टिसिटी में क्या वर्ड यूज करोगे आप? चेंज इन डिमांड। इसका मतलब मेरे लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता, वो डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो मत सोचो, चेंज हो रहा है क्या वो सोचो। चेंज ज्यादा हुआ इलास्टिसिटी ज्यादा है, चेंज कम हुआ इलास्टिसिटी कम है। आर यू क्लियर? सो यहां पर हम बोलेंगे इलास्टिसिटी अप पैरो। क्यों अप पैरो भाई? अगर आपको समझना ही है तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं, चेंज इज मोर, डिमांड में चेंज इज मोर, इसीलिए अप पैरो। ठीक बात समझ गए अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइज। लिखिए, नेचर ऑफ नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइज। आपके नोट्स सामने रखकर ही आप लोग ये पढ़ोगे ताकि आपको फैमिलियरिटी रहे और कुछ बातें आप नोट्स में भी लिखो। एटलीस्ट ये समरी जो हम लोग लिख रहे हैं, ये अगर आप नोट्स में भी लिखोगे तो अगली बार आपको लगेगा नंबर वन कि वो नोट्स आपके ही है, और नंबर टू कि पढ़े लिखे पढ़े आपने वो नोट्स कभी। हाँ, नोट्स पे अगर आपने हैंड राइटिंग से कुछ लिखा रहता तो अपना कंफर्ट लेवल ज्यादा रहता उसको पढ़ने में। सो नेचर ऑफ नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइज। दो तरीके के नीड्स यहां पर लिखे दोस्तों। अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी आपके लिए एक नेसेसिटी है या एक लग्जरी है, दो में से कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलिए कि अगर नेसेसिटी गुड्स है तो इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? अप एरो या डाउन एरो? नेसेसिटीज। करना क्या होता है सर, सोचना कैसे होता है? प्राइस बदल के देखने का। नेसेसिटी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ा तो उसका चेंज इन डिमांड कम है या ज्यादा है? क्या रहेगा? कम रहेगा। ऑफ कोर्स नेसेसिटी है ना वो, तो कम ही रहेगा ना। अगर एक पर्टिकुलर चीज है, चलो फॉर एग्जांपल मिल्क है, अब नेसेसिटी है सपोज 2 मिनट के लिए, तो प्राइस बढ़ गया तो क्या करोगे आप? डिमांड में चेंज नहीं, कम करोगे। ज्यादातर क्या करोगे? 2 लीटर अगर मंगाते होंगे तो 1.5 लीटर या एटलीस्ट 1.75 लीटर, ऐसा कुछ करोगे। मतलब डिमांड में चेंज कम हो रहा है। डिमांड कम हो रहा है नहीं बोला मैंने, डिमांड में चेंज कम हो रहा है। चलो रिवर्स सोचते, अगर प्राइस घट जाए तो नेसेसिटी है तो तुम क्या ज्यादा खरीदते क्या? नहीं। तो डिमांड में चेंज कम है। डिमांड बढ़ भी रहा होगा तो कम से, घट भी रहा होगा तो कम से। समझे क्या? क्लैरिटी मिली आपको? तो हम क्या बोलेंगे, नेसेसिटीज की हद तक प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है? कम होती है। बट लग्जरी में क्या होगा? ज्यादा क्यों होगा? लग्जरी है वो, तो नेसेसिटी थोड़ा ना है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, कम ऑन, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्लासरूम हमने अभी अभी खरीदा, अब इसका हम इंटीरियर कर रहे हैं। हमको आने वाले 1 तारीख से बैच शुरू करनी है इस क्लास में। इंटीरियर वगैरह चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग सब हो गया। अभी
सीलिंग वीलिंग हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोजेक्टर, एसी, फैन, स्क्रीन और कंप्यूटर, ये सब खरीदना था हमको। ठीक है, हम खरीदने निकले तो सबका प्राइस जो है 10-10% से बढ़ा हुआ था, सबका प्राइस। क्या करेंगे हम? सब चीजें खरीद लेंगे, कंप्यूटर, फैन, एसी नहीं खरीदेंगे। हम क्या बोलेंगे, अभी प्राइस बढ़ा हुआ है, एक काम करते थोड़ा रुक कर खरीदते, शायद कुछ दिन में प्राइस कम हो जाए। समझे कि नहीं? एक ऑफर था वो खत्म हो गया, हम सोचेंगे ठीक है ना, क्रिसमस आएगा तो और नया ऑफर आएगा, तो वेट कर लेते। और हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, लग्जरी आइटम एसी को पोस्टपोन कर देंगे। हमको बेंचेस भी खरीदने थे, कंप्यूटर भी खरीदना था, स्क्रीन, प्रोजेक्टर सब खरीदना था। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, चलो एसी खरीद लेते, बेंचेस तो बाद में खरीद लेंगे, और हमने आपको नीचे बैठा दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नेसेसिटी था वो। हम ये नहीं बोल सकते चलो अभी एसी पे खर्च हो गया तो कंप्यूटर अगले महीने खरीदेंगे, उसके बगैर पढ़ाई कैसे? हमारे कोई भी एक्सपर्ट के कोई भी क्लासरूम में बोर्ड नाम का कंसेप्ट ही नहीं है अभी तो। व्हाइट बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई ग्रीन बोर्ड नहीं, कुछ नहीं है। बोर्ड पे कौन पढ़ाता है आजकल? सब स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब स्क्रीन पर पढ़ाना है तो कंप्यूटर लगेगा, कंप्यूटर लगेगा तो ऑब्वियसली वो नेसेसिटी है। जेबा, तो क्लासरूम एंगल के इंटीरियर एंगल से मैं बताऊं तो हम लोग किस चीज को पोस्टपोन करने वाले हैं? एसी। कैन वी से एसी का डिमांड गिरने वाला है, इसका मतलब एसी का डिमांड ज्यादा चेंज होगा, एंड कंप्यूटर, फैन, ये सब चीजों का डिमांड कम चेंज होगा। इसका मतलब कंप्यूटर, ये सब चीजों में इलास्टिसिटी कम होती है, डिमांड में चेंज कम होता है इसलिए। मगर एसी के केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है क्योंकि लग्जरी है। एंड याद रखिए, लग्जरी कैन बी पोस्टपोन, नेसेसिटी कैन नॉट बी पोस्टपोन। फॉर एग्जाम्पल, ये सीजन में विदाउट एसी क्लास लेना है, कौन सी बड़ी बात है, ठंड तो वैसे भी बाहर बहुत है। हम बोलेंगे इट्स ओके, अभी तो देखो ना खिड़की बंद है, सब है, मगर एसी बंद है और सिर्फ फैन चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ लग्जरी हो गया ना। तो फिर ऐसे केस में अगर लग्जरियस गुड्स लाइक एसी वगैरह इनका प्राइस बढ़ गया तो इनका डिमांड तुरंत कम हो जाता है, इसका मतलब उनमें डिमांड में चेंज ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी अप एरो। आई होप आपको समझ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर लेट अस से कमोडिटी है जिसके यूजेस अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इनका प्राइस बढ़ गया, यूजेस ज्यादा है और प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगा? थोड़ा ही कम होगा, ज्यादा कम होगा, क्या होगा? थोड़ा ही कम होगा, थोड़ा ही कम होगा। कूद जाओ खिड़की से बाहर सब लोग लाइन लगाकर। ये एग्जाम्पल क्लास में लिया हुआ है मैंने, मिल्क का। अगर मिल्क 100 रुपया की केजी, ये लीटर हो गया, 100 रुपए लीटर। याद है ना, मोदी जी आए थे टेलीविजन पे, देशवासियों। तो ऐसे केस में 100 रुपए लीटर होने के बाद में पनीर, दही, स्वीट, ये वो सब का डिमांड हमने क्या कर दिया, या तो कम या तो जीरो कर दिया, फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर दी। याद आया? और उसका डिमांड ड्रास्टिकली नीचे लाया। वेर एज पेट्रोल डीजल, क्या यूज करते हैं हम पेट्रोल डीजल का? गाड़ी में फिल करते, गाड़ी चलाते। गाड़ी भी नेसेसरी जगह, मतलब जितना जरूरत है उतना ही चलाते ना। अब ऐसे केस में अगर पेट्रोल डीजल की यूज ही बहुत कम है तो पेट्रोल डीजल का मतलब और कोई यूज नहीं, आप पीते वीते नहीं हो पेट्रोल डीजल, तो अब ऐसे केस में ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ता है तो हमारा डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से क्लास, सीधे से क्लास से घर जाना है, उतना यूज तो करना ही पड़ेगा ना, जो रोज करते वैसे भी। पेट्रोल सस्ता हो गया तो अगली गली से टर्न मारेंगे ऐसा सोचते हैं क्या? जहां से जाना है वहीं से जाते हैं ना। जस्ट बिकॉज पेट्रोल 10 रुपए से कम हो गया तो आप क्या एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर चलाओगे गाड़ी? सस्ता तो हो गया है वैसे भी, ऐसा बोलते हो क्या आप? नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो ना, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद आप अगर नजदीक पास कहीं पे पेट्रोल मतलब गाड़ी लेकर जाते थे तो उससे अच्छा आपको लगता है चलो वॉकिंग जाते, उससे आगे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। सिंपल बात है, समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजों के यूजेस ही कम होते हैं उनका इलास्टिसिटी भी
कम होता है क्योंकि डिमांड के चेंज का स्कोप कम है। बट जिन चीजों का यूजेज ज्यादा होता है उनका डिमांड में चेंज भी ज्यादा होता है क्योंकि उनके चेंज का स्कोप ज्यादा है। तो यहां पर हम बोलेंगे इलास्टिसिटी अप एरो। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी मिल्क, example can be electricity milk। समझा? पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। क्या होता है ये पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट? एक पर्टिकुलर चीज पे होने वाला खर्चा कंज्यूमर के बजट के सामने कितना बड़ा है और कितना छोटा है। मतलब लेट अस से ये मेरा पूरा बजट है, मेरी ड्राइंग को मत देखो बहुत ही खराब है, ठीक है। तो लेट से एक पर्टिकुलर चीज पे होने वाला खर्चा इतना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 75% of my budget is consumed for that one item। तो इस चीज का अगर दाम बढ़ता है तो डिमांड में चेंज कैसा रहेगा? चेंज इन डिमांड कैसा रहेगा? इधर भी जब हम बात करें तो चेंज इन डिमांड की बात करें, ठीक है। बोलो, चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा। आई एम नॉट सेइंग डिमांड बढ़ेगा। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, चेंज इन डिमांड देख रहे हैं अपन लोग, इधर चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा एक एग्जांपल लेते चलो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप बहुत ही बिगड़े और जिद्दी किस्म के लोग हो, ठीक है, अज्यूम तो कर ही सकते हैं आप, हाँ। और लेट्स से आपका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, आपका बर्थडे आ रहा है तो आपके पेरेंट्स आपको आप आपके पेरेंट्स को बोलते हैं इनफैक्ट बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। और फिर आप बोलते हो क्या बर्थडे गिफ्ट है इस बार, क्या बर्थडे गिफ्ट है, थोड़ा सा पहले से ही 1-2 महीने पहले से ही बात कर रहे हो। और आपका जिद है कि इस बर्थडे को आपको क्या चाहिए, तो एक लेट से फोन चाहिए जिसकी कीमत 35,000 रुपीज है, जबकि आपके पेरेंट्स का इनकम जो है मंथली वो 50,000 है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स का इनकम कितना है? 50,000। आप क्या बोल रहे हो मुंह खोलकर, बेशरम जैसे 35,000 का फोन चाहिए। पेरेंट्स समझा रहे आपको कि बेटा क्या करेगा लेके, क्या होगा, 35,000 किसको बोलते हैं? नहीं नहीं मला पाहिजे, मुझे चाहिए चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास भी, अरे वो होंगे रे बाबा, मेरे अपने को क्या करना है, अपन नॉर्मल रहेंगे। नहीं 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 मेरे को नहीं मालूम, मेरे को चाहिए बर्थडे गिफ्ट। हाँ, ऐसे बच्चे अगर बर्थडे गिफ्ट मांगने लगे पेरेंट्स भी सोचेंगे क्यों पैदा हुआ भाई, हाँ। बट सपोज तुम हो ऐसे, अब तुमने बोला कि नहीं नहीं वो फोन चाहिए मेरे को, वो 35,000 का ऑफर में मिल रहा है, ओरिजिनल कीमत तो उसका मालूम है क्या 42,000 है पापा, ऑफर में 35,000 का मिल रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बर्थडे को वही गिफ्ट चाहिए। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई नहीं दिला सकता, तुमने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, इमोशनल अत्याचार। पेरेंट्स बोलेंगे मत खा, पेरेंट्स में भी पापा मेन, मम्मी तो बोलती खा ले बेटा, पापा बोलते खा ले बेटा, है ना। तो मगर क्या है उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बॉयज के लिए बात कर रहा था मैं, गर्ल्स तो क्या पापा की परी रहते है ना। तो सपोज के ऐसा हुआ कि पेरेंट्स बोल रहे तेरे को जो करना है कर मगर मैं नहीं दिलाने वाला हूँ, और तुमने 2-3 दिन सच में खाना नहीं खाया, वो उनके लिए टॉर्चर हो गया, और उन्होंने बोला जाने दे यार, अभी जो सेविंग्स है वो निकाल के इसको देते, और 35,000 की चीज खरीदने के लिए निकल गया आपके साथ, है ना। सोचे रहेंगे कौन से ग्रह पे पैदा हुआ है, कुंडली देख लेते अच्छा रहता था। तो अभी ऐसा हुआ कि लेने निकल गए, और जिस स्टोर पे पहुंचे वो स्टोर वाला बोलता है अरे सर, आपने बोला आप आगे वापस सारे 35,000 वाला वो फोन दिखाया वो दे दो। तो बोलेंगे सर वो उसका ऑफर कल ही खत्म हुआ, आपका मैं वेट कर रहा था, आप नंबर भी नहीं दिए, तो ऑफर तो कल ही खत्म हो गया था सर, और अभी वो वापस ओरिजिनल कीमत 42 पे आ गया सर। क्या लगता है आपको? पापा क्या बोलेंगे? ले ले बेटा कोई बात नहीं, हाँ, क्या बोलेंगे? भूखा रे बेटा, है ना।
वापस यू टर्न मारेंगे ना, चेंज इन डिमांड होगा ना। यस, क्योंकि वो चीज ना बहुत मायने रखती है बजट के सामने। बजट के सामने वो चीज पे होने वाला खर्चा अगर ज्यादा है और उस चीज का कीमत बढ़ जाए तो ऑब्वियसली इंपैक्ट तो बहुत जोरदार होता है। और इस चीज की वजह से कैन वी से कि पोजीशन जितना ज्यादा बड़ा रहेगा आपके बजट में, उतना इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि डिमांड में चेंज कैसा है, ज्यादा है। एवरीवन समझ में आया? अब ऐसा सोचिए, मुश्किल है आपके लिए बट सोचिए कि आप बहुत समझदार हो, आपके पेरेंट्स के मतलब ऐसे बच्चे हो कि पेरेंट्स भी दिन रात बोलते हैं कि कसम से क्या मतलब पिछले जन्म के पुण्य थे ऐसे बच्चे पैदा हो, है ना? ट्रू सेंस है, अच्छे से बोल रहे हो एवरीडे, भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं आप पैदा हुए, है ना? और सपोज कि बर्थडे आता है ना, तो ऐसे बच्चों का बर्थडे आता है तो पेरेंट्स खुद पूछते हैं क्या चाहिए बेटा तुझे बर्थडे गिफ्ट, तेरा बर्थडे आ रहा है। हिम्मत होती है पेरेंट्स की पूछने की फिर ऐसे केस में। और सपोज कि आपने बोला नहीं पापा सब कुछ तो है, क्या दिलाओगे, बस सब तो है मेरे पास, है ना, कुछ ज्यादा ही अच्छा, हाँ। और आई नो कलयुग में ऐसा नहीं होता बट फिर भी, और सपोज आपको 2-3 बार पूछने के बाद आप बोले कि पापा वो एक फास्ट ट्रैक का वॉच था, ओके, वो फास्ट ट्रैक का वॉच बहुत पसंद आया था, कितने का था बेटा वो पापा ऑफर चल रहा है अभी, 1850 का था अभी 1600 में है, 1850 का था अभी 1600 में है। तो आप बोलिए 50,000 के सामने 1600 का बजट तो बहुत कम हो गया, 5% अप्रोक्स जो भी होगा, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि प्राइस उस चीज का इतना कम है कि पोजीशन उस कमोडिटी का आपके बजट में क्या हो गया, कम। ये पी डाउन एरो, पी अप एरो मत करना, पोजीशन लिखना उधर, पी मतलब प्राइस लगेगा आपको नहीं तो बाद में, पी इज पोजीशन हियर, डोंट राइट पी, राइट पोजीशन अप एरो, यहां पर भी पोजीशन डाउन एरो। यहां पे था आईफोन का एग्जांपल या फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन का एग्जांपल यहां पे था, और यहां पर था आपका फास्ट ट्रैक का वॉच, ठीक है। पोजीशन डाउन एरो, आपके कमोडिटी का जो खर्चा होने वाला है वो आपके बजट के सामने बहुत कम है। अब आप जाते हो वहां पर पेरेंट्स को लेकर और फिर पता चलता है कि ऑफर एंड हो गया है, सेट अभी जो 1850 का वॉच है वो 1850 में ही है, 1600 में नहीं है। तो पेरेंट्स क्या बोलते, चलो वापस, नहीं ना, आप अच्छे हो इसलिए नहीं बोलते वो कि नहीं नहीं बेटा ले ले, आप अच्छे हो इसलिए नहीं बोलते वो, उनके बजट के सामने उस चीज पे होने वाला खर्चा कम है। पिंच जो होता है ना एक इंसान को, अरे यार ज्यादा ही खर्चा हो रहा है, वो नहीं होगा क्योंकि कमोडिटी पे होने वाला खर्चा कितना है, 1600 क्या और 1800 क्या, इट्स ओके, 200 रुपये तो बढ़ा है, 250 रुपये तो बढ़ा है एज अ परसेंटेज ऑफ वॉट बजट। बट वहां पे क्या होता, 7,000 बढ़ गया था एज अ परसेंटेज ऑफ 50,000, वो भी 35,000 जैसे जैसे अपन रेडी हुए थे उसका और 7,000 ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर तो 1600 के लिए अपन ऐसे ही रेडी हो गए थे, 1600 क्या और 1850 क्या। ऐसे सिनेरियो में आपका डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होता। अगर चेंज इन डिमांड कम है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू भी कम होती है। समझ में आया? अच्छे से समझा है? नेक्स्ट आइटम इज कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर हैबिट्स का मतलब क्या हुआ, गंदी अच्छी जो भी आदतें, गंदी है अच्छी है, आजकल अपन इंडिया में रहते अपने को गंदी आदतें दिखती ज्यादातर, बट आदतें जनरली कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जनरली आदतें नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही बोला आपने। अब आप बोलिए कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अगर एक पर्सन हैबिचुअल है, चाहिए मतलब चाहिए, तो ऐसे केस में उसका प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा, वो पर्सन उस चीज का डिमांड चेंज कर पाएगा क्या, ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो कैन वी से हैबिचुअल गुड्स के हद तक प्राइस इलास्टिसिटी डाउन एरो होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में अपन रहते हैं, अपने लिए ये विजुअलाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है,
राइट। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं भाई जिनको रोज स्मोकिंग की आदत रहती, रोज ड्रिंकिंग की आदत रहती, वो खाना नहीं खाएंगे मगर ये रोज करेंगे। अब ऐसे केस में सी आई एम नॉट हियर टू टेल कि क्या गलत है क्या सही है, आई एम नॉट हियर टू से दैट, बिकॉज इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूं मैं। इकोनॉमिक्स बोलता है कि इकोनॉमिक्स शुड बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स? दारू भी वांट है, दवा भी वांट है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स एक पर्सन का वांट दारू भी हो सकता है, दवा भी हो सकता है, वांट इज वांट, करेक्ट। बट अगर एक पर्सन एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, लेट अस से दैट इज स्मोकिंग और दैट इज ड्रिंकिंग, उसका अगर वो हैबिचुअल है तो आपको पता है कि वो बाकी चीजों का कॉम्प्रोमाइज कर लेगा मगर इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, राइट। प्रिंसिपल वाले लोग रहते हैं, है ना, रोज शाम में मार्स पे जाएंगे, मतलब जाएंगे, वापस अर्थ पे आएंगे, है ना, अगले दिन सुबह तक। तो हैबिचुअल लोग, अब इनका क्या होता है, इनको रोज की आदत लग जाती है, तो ये लोग प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इसे रोज मतलब खरीदते ही है उस फ्रीक्वेंसी पर। एंड इसलिए तो गवर्नमेंट को भी पता है, इस पर टैक्स दबा के लगाती है गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा टैक्स सिगरेट, सबसे ज्यादा टैक्स ये लिकर वगैरह पे होता है, ह्यूज टैक्सेस है। तो उनका रेवेन्यू भी तो उतना जोरदार आता है ना, फिर जीएसटी वगैरह, एक्साइज, वैट। वैट को गए हुए जमाना हो गया मगर इन चीजों पे वैट निकाला नहीं गवर्नमेंट ने, पेट्रोल डीजल और लिकर, ये सब चीजों पे। प्राइस रेंज, अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो प्राइस रेंज ना तीन तरीके के रहेंगे। कितने? तीन तरीके के रहेंगे। सबसे पहले वेरी हाई रेंज एंड वेरी लो रेंज। आप बोलो अभी वेरी हाई रेंज का एग्जांपल, किस चीज का वेरी हाई रेंज होता है? क्लोथिंग भी कम हो गया, कार भी नहीं, लग्जरियस कार। कार का तो प्राइस ज्यादा ही रहेगा मगर उसमें भी वैरायटी है ना, रेंज रोवर, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, फरारी, राइट। तो ये जो है बेंटली वगैरह, तो ये सब के क्या हो गया, प्राइस रेंज बहुत ज्यादा है। अब आप सोचो वेरी हाई रेंज का कोई भी एक लेट से जैगवार गाड़ी है, ठीक है, जैगवार गाड़ी अपने को खरीदना था, अभी अमित सर के पास तो था भी ऑलरेडी, ठीक है। तो जैगवार का कीमत तो उनका गाड़ी का था 1,38,00,000, ठीक है, 1,38,00,000 का गाड़ी था। अब आप सोचो मतलब ये कितने जीरो आते हैं ये भी नहीं मालूम मेरे को, तो 1,38,00,000 में तो उनके पास उतना गाड़ी था। अभी ये पर्सन ने जब वो गाड़ी लिया रहेगा 1,38,00,000 का, तो इस गाड़ी का दाम अगर 2 लाख से बढ़ जाता तो 1,40,00,000 होता ना। तो 1,38,00,000 जिसको पे करना है उसको 1,40,00,000 क्या और 1,38,00,000 क्या, क्या फर्क गिरेगा क्या? तो इसका मतलब प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड में चेंज कम होगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। वेरी हाई रेंज, ठीक है। वेरी लो रेंज की बात करते हैं अभी। वेरी वेरी लो रेंज में एग्जांपल लेंगे अपन, लेट अस से मैच स्टिक, काड़ी पेटी, पूजा के लिए यूज में आती है, ठीक है। और लेट से कि अमित सर गाड़ी खरीदे, मेरे को फोन लगाए, ए प्रशांत किधर है तू, गाड़ी लेके आ रहा हूं मैं, घर पे अपने को पूजा करना है, तू इन्हें माचिस खरीद के घर पहुंच। हाँ, और मैं अपना गया साइकिल पे और मैच स्टिक की उस दुकान के उधर रुका और बोला भैया मैच स्टिक देना। हाँ, 1 रुपए का सिक्का रखा, वो बोलता है अभी 2 रुपया हो गया। मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? बोलिए, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ऑब्वियसली खरीदेंगे ना। मैं बोलूंगा वहां पे 80 ने अगर खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा, उसने डिमांड कम नहीं किया मैं भी कम नहीं करूंगा। एक्चुअली इसका लॉजिक वही है जो ऊपर था, 1,38,00,000 देने वाले को 1,40,00,000 क्या और 38 क्या, 2 लाख से फर्क नहीं गिरता। वैसे ही 1 रुपया देने वाले को 1 रुपया क्या और 2 रुपया क्या, क्या फर्क गिरेगा एक्स्ट्रा 1 रुपया देने के लिए? आप बोलोगे सर 100% प्राइस चेंज है, बट 1 रुपया है ना वो, उसकी वैल्यू वैसे भी कम। तो एक क्या और दो क्या, वेरी लो रेंज रहते हैं ना, तो उनकी प्राइस भी चेंज होने के बाद उनका डिमांड में चेंज कम होता है। तो यहां पर भी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहती है? मैचस्टिक का एग्जांपल लिया अपन ने और प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर भी डाउन एरो है। भले ही हाई वेरी हाई रेंज एंड वेरी लो रेंज एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं
बट एक्चुअली अपोजिट नहीं रहते, दोनों का इलास्टिसिटी कम ही रहता है। तो इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम कहाँ आता है? मीडियम रेंज गुड्स में, नॉर्मल रेंज गुड्स में। मीडियम रेंज गुड्स का एग्जांपल तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि अल्टो कार, स्विफ्ट कार, नॉर्मल क्लोथिंग, ये सब नॉर्मल गुड्स है, ये सब मीडियम रेंज गुड्स है। अब अगर ये गुड्स हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो इनका सपोज फॉर एग्जांपल स्विफ्ट है, अगर खरीदने गए तो सपोज कीमत है 10 लाख। 10 लाख का कीमत अगर 12 लाख हो जाए तो स्विफ्ट खरीदने वाला बोलेगा स्विफ्ट नहीं चाहिए भाई, और लेगा, कुछ और लेगा। वो 10 ऑप्शन अवेलेबल है ना उस रेंज में। उसने तो ना कसम खाई थी कि स्विफ्ट लेके दिखाएगा एक दिन। एडी ने तो भी सोचा रहेगा जैगुआर लेके दिखाएगा एक दिन, है ना। स्विफ्ट वाले ने कोई कसम नहीं खाई रही थी कि उसको स्विफ्ट ही चाहिए। उसको स्विफ्ट क्या, अल्टो क्या, जेन, मतलब दूसरी कोई और गाड़ी क्या, वैगन आर वगैरह, वो एक ऑप्शंस में रखता है ये सब चीजों को। और एक आधी की चीज अगर बढ़ गिरेगी प्राइस, तो वो दूसरे पे तुरंत शिफ्ट हो जाता है और उस चीज का डिमांड कम हो जाता है। तो कैन वी से मीडियम रेंज गुड्स में प्राइस बदलने के बाद डिमांड में चेंज ज्यादा होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी अब पैर होती है। समझ में आया क्या? तो वेरी हाई रेंज, वेरी लो रेंज, इलास्टिसिटी इज लो, बट मीडियम रेंज गुड्स इलास्टिसिटी इज हाई। आर यू जेपिंग? सबको समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? पक्का? टाइम पीरियड, समय कितना है हमारे पास, वो ये भी बहुत मैटर करता है आपको एज पर एज द प्राइस चेंज इज कंसर्न। एक आधी चीज है जो आपको लेट से अर्जेंटली चाहिए, तो आप ज्यादा दाम देके भी उसको खरीदते हो क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड कम है। वेरी सिंपल एग्जांपल आई विल गिव यू। आप स्टेशन पे, मतलब ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन अगले स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है, आपको प्यास लगी है, आप तुरंत उतरोगे स्टेशन से, मतलब ट्रेन से, स्टेशन के उस स्टॉल पे जाओगे, बॉटल खरीदोगे, वापस ट्रेन पे बैठ जाओगे। सपोज बॉटल बेचने वाला उसी वक्त बोल रहा है कि सर 20 रुपए का बॉटल है, आप बोलोगे भाई 15 लिखा है, वो बोलेगा सर लेना है तो लो 20 का है। क्या करोगे आप? ले लोगे, चाहिए तो ले लोगे, और फिर क्या करोगे, भाग के ट्रेन पे बैठ जाओगे और फिर उसको बोलोगे ए महंगा बेचता क्या रे, बट लेके। बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास टाइम पीरियड अगर कम रहेगा तो आपने डिमांड में चेंज कम किया है, इसका मतलब इलास्टिसिटी डाउन एरो। वही अगर आपका स्टेशन पे ट्रेन 1 घंटा रुकता था ना, बिलीव में आप उसको एमआरपी एक्ट समझा देते पूरा, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या रहता है बता देंगे। आप स्टेशन मास्टर के पास जाओगे, बोलोगे कंप्लेन करो सर देखो ये देखो ज्यादा लूट रहा है सब, और कुछ नहीं तो एक काम करोगे, स्टेशन के बाहर टहलते टहलते जाओगे, 15 रुपए में खरीदोगे, अंदर आओगे वॉकिंग करके, उसको बताओगे देख 15 में लिया सेम, ज्यादा में बेचता है, और फिर ट्रेन पे बैठोगे, उससे नहीं लोगे मगर, है ना। तो टाइम पीरियड ये होता है। अगर चलो इसका बेस्ट एग्जांपल तो आपसे बेटर और कौन जाने, आप तो कितनी बार जिंदगी में पता नहीं अर्जेंट फोटो निकाले रहेंगे, एडमिशन के वक्त ही आपके फोटो आपके पास नहीं रहते, जबकि मालूम है महीने भर पहले की एडमिशन उस डेट को लेना है, 15 दिन पहले मालूम रहता है, मगर उसी दिन आपके फोटो मिलते नहीं, और आपका हर वक्त का स्टोरी है, फिर आप भागते हो, वो फोटो खींचने वाले को बोलते हो भाई देना यार जल्दी देना भाई, लाइन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, दोस्त रुका है उधर, और फिर आप उसे 100 रुपए में 5 फोटो 7 फोटो जो भी रहेगा वो लेके निकलते हो, जबकि 100 रुपए में एक्चुअली 40 या 30 फोटोज आते हैं। आपने कितने लिए? 5 या 10। अर्जेंट प्राइस ज्यादा देखकर आपने वो फोटोज लिए क्योंकि टाइम पीरियड कम था, बराबर ना। तो वहां पे एग्जांपल के तौर पे आप अर्जेंट फोटो वगैरह भी लिख सकते हो। लास्ट, टाइड डिमांड। क्या, कौन सा डिमांड? टाइड डिमांड। ये क्या होता है टाइड डिमांड? अभी कुछ गुड्स का डिमांड दूसरे गुड्स के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लिख दो उधर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल के लिए हम शुगर लेंगे। अब आप बोलिए कि आप मार्केट में जाके शुगर खरीद के बाउल में शुगर भरकर स्पून लेकर खाना चालू कर देंगे? नहीं ना। शुगर ली हुई हम क्या करते हैं, या तो टी या तो कॉफी या तो स्वीट में डालते हैं और फिर उसके बाद वो चीज कंज्यूम करते हैं। कैन वी से शुगर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? अब आप बोलिए शुगर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो शुगर का प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा? शुगर का डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको शुगर इन सब चीजों के लिए लगती है।
समझ में आया बात आपको? एवरीवन अंडरस्टूड? चलो फॉर एग्जांपल आप पिज्जा खाने गए और सामने वो सॉस, जो पिज्जा के साथ सॉस लगता है, उसने बोला कि सर ये सॉस के अलग 5 रुपीज देने पड़ेंगे। आप क्या करोगे? ऑब्वियसली दे दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो। ये पिज्जा खाना है तो वो सॉस तो लेना ही पड़ेगा। टाइट डिमांड। टाइट डिमांड के केस में प्राइस बढ़ने के बावजूद भी क्या होता है? प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में चेंज नहीं होता। झेपा? सबको समझा अच्छे से? तो यहां पर टाइट डिमांड के केस में हम इलास्टिसिटी कैसे रखेंगे? डाउन एरो। इलास्टिसिटी कैसे रखेंगे? डाउन एरो। एवरीवन क्लियर? अच्छे से समझा है? शैल वी स्टॉप हियर? कितने डिटरमिनेंट्स देखे हमने? 8। एवरीवन चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।